हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू ब्रेन स्पार्क चैनल। आज हम चैप्टर 13 के पोज एंड पोंडर क्वेश्चंस को बहुत ही इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या ग्रीन हाउस गैसेज सच में अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं? ओशन करंट वेदर को कैसे अफेक्ट करते हैं? माउंटेन ब्रिज फार्मिंग के लिए कैसे यूज़फुल है? और अगर बायोलॉजिकल साइकिल रुक जाएं तो अर्थ पर लाइफ का क्या होगा? इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिंपल एक्सप्लेनेशन, इजी एग्जाम रेडी आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑन द सरफेस टेम्परेचर यूजिंग PHET स्टिमुलेशन। कि हमें ग्रीन हाउस गैसेज हमारे अर्थ के सरफेस को कैसे अफेक्ट करती हैं। अब जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसेज आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कम होती हैं तो सन की हीट आसानी से स्पेस में निकल जाएगी, इसलिए क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर भी कम होगा। सो व्हेन ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इज लो, व्हाट हैपन्स इन स्टिमुलेशन? ज़्यादा हीट क्या होगी? इस्केप हो जाएगी स्पेस में और अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर बहुत कम होते हैं। सो फ्यूअर मॉलिक्यूल ट्रैप आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन, सो मोर हीट एस्केप्स इनटू द स्पेस, जिससे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जब जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस की क्वांटिटी बढ़ती है, मीन्स कंसंट्रेशन जब उसकी इंक्रीज होती है अर्थ सरफेस पे, तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस ट्रैप मोर इंफ्रारेड हीट रेडिएशन, तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा हीट रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, जिससे लेस हीट स्पेस में जा पाएगी और अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर मोर ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होगा? लेस हीट एस्केप होगी स्पेस में और सरफेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि ग्रीन हाउस गैस जितनी ज़्यादा होंगी अर्थ उतनी ही गर्म रहेगी। इसी प्रोसेस को इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर रीजन है। सो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस लीड्स टू हायर सरफेस टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डज द कूल माउंटेन ब्रिज benefit agriculture activity, particularly the crops and soil? कि माउंटेन से आने वाली ठंडी हवा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली क्रॉप्स और सॉइल को कैसे मेंटेन रखती है। अब इसके लिए हमें पॉइंट्स क्या क्या लर्न करने हैं। मेंटेन प्लेजेंट टेम्परेचर इन द फील्ड, रिड्यूस एक्सेसिव हीट, लोअर इवेपोरेशन और रिजल्ट। अब क्या होता है कि जब माउंटेन से आने वाली ठंडी हवा दिन के टाइम खेतों को ज़्यादा गर्म होने से बचाती है, इससे क्या होगा? जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें से पानी कम निकलता है और मिट्टी भी अपनी नमी ज़्यादा देर तक बनाए रखती है, इसलिए क्रॉप हेल्दी रहती है और एग्रीकल्चर को फ़ायदा होता है। सो ड्यूरिंग द डे द कूल माउंटेन ब्रीज ब्लो टूवर्ड्स द फील्ड। दिन के टाइम पे क्या होता है? जो कूल ब्रीज होती है वो फील्ड के टूवर्ड्स मूव करती है, जिससे टेम्परेचर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है और जो हमारी फसलें होती हैं वो भी गर्म नहीं होती ज़्यादा। दे ग्रो बेटर इन ए प्लीजेंट क्लाइमेट, जिससे वो ईजिली ग्रो कर पाती हैं। सोइल डज नॉट बिकम टू ड्राई एंड हार्ड। अब अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो सॉइल भी ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, जिससे नेचुरल मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अब एक्सेसिव हीट, अब क्या होगा? अगर द ब्रिज ब्रिंग कूल एयर फ्रॉम द माउंटेन्स, इट रिड्यूसेस द हॉट एंड ड्राई विंड्स, जिससे क्या होगा? वो क्या करेगी? क्रॉप को ड्राई होने से रोकेगी और जो लीव्स हैं वो भी क्या रहेंगी? फ्रेश रहेंगी। सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है लोअर इवेपोरेशन। अगर ठंडी हवा चलेगी तो इवेपोरेशन भी कम होगा, जिससे प्लांट्स वाटर को कम लूज करेंगे और जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेंगी। आगे है ओवरऑल रिजल्ट। अब इन तीनों पॉइंट से हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दियर रहेंगी और फार्मर्स को अच्छी यील्ड मिलेगी और प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? कूल माउंटेन ब्रिज, ठंडी जो हवा चलती है पर्वतों में, वो हेल्प करती है प्लांट्स को
हेल्दी और उसकी यील्ड भी अच्छी होती है, जिससे फार्मर्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है, और दे आर ऑल्सो ग्रेटली बेनिफिट इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द वार्म सरफेस water from equator as it travels towards the pole? What impact does the movement on this area? चलिए इस क्वेश्चन को अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब इक्वेटर के पास सन की हीट सबसे ज़्यादा मिलती है, हमें पता है, इसलिए वहाँ का सरफेस वाटर गर्म हो जाता है। ठीक है, अब गर्म पानी ओशियन करंट के थ्रू धीरे धीरे पोल्स की तरफ ट्रेवल करेगा। गर्म पानी जो होगा वो पोल्स की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तो कैरीज हीट फ्रॉम वार्म रीजन टू कोल्ड रीजन। जैसे ही गर्म पानी पोल्स के ठंडे रीजन्स में पहुंचता है, ये अपनी हीट आसपास की ठंडी हवा को दे देता है। इस प्रोसेस में पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो कैरीज हीट फ्रॉम वाटर रीजन टू द कोल्ड रीजन। ओशियन करंट एक्ट लाइक a conveyor belt transporting warm water towards the long distances. अब as it reaches colder region, it loses heat and become cooler. On reaching colder region near the poles, the warm water lose heat to the cold air and become cooler. तो जैसे जैसे गर्म पानी पोल्स के ठंडे रीजन में पहुंचता है, क्योंकि पोल्स ठंडे होते हैं, तो ये अपने उसके आसपास की जो हीट होगी वो ठंडी हवा को दे देगा और पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जब गर्म पानी अपनी हीट कोस्टल एरिया को दे देता है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट वार्म्स द सराउंडिंग कोस्टल एरियाज, कि जब गर्म पानी से जो हीट निकलेगी वो कोस्टल एरिया के पास चली जाएगी, तो उस जगह का क्लाइमेट क्या होगा, ज़्यादा ठंडा तो नहीं होगा। इसी वजह से कोस्टल एरियाज़ के वेदर माइल्ड और कंफर्टेबल होते हैं। अब ये वार्म ओशन करंट सिर्फ टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं करते, ये सिर्फ टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं करते, बल्कि रेनफॉल और वेदर पैटर्न्स को भी अफेक्ट करते हैं। वार्म वाटर से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही इवेपोरेशन होगा, जिससे क्लाउड्स फॉर्म होंगे और रेनफॉल होगी। उसके साथ साथ बहुत सारे मैरीन एनिमल्स जैसे फिश इन ओशियन करंट पर अपने फूड और माइग्रेशन के लिए डिपेंड करते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, अब कि इक्वेटर से आने वाले वार्म सरफेस वाटर पोल्स की तरफ जाते हुए अपनी हीट रिलीज करते हैं। इससे कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, रेनफॉल और वेदर पैटर्न इन्फ्लुएंस होते हैं और मेराइन लाइफ को भी सपोर्ट मिलता है। सो कंक्लूजन इज वार्म वाटर सरफेस फ्रॉम इक्वेटर ट्रेवल टू द पोल की तरफ जाएंगे, हीट को लूज करेंगे और कूल डाउन कर देंगे। दिस हीट ट्रांसफर वार्म्स कोस्टल एरिया एंड मेक्स क्लाइमेट माइल्डर एंड इन्फ्लुएंसेस रेनफॉल, जिसकी वजह से रेनफॉल, वेदर पैटर्न्स होते हैं और मेराइन जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिश हो गया, उनको क्या मिलता है, फूड के लिए ये सपोर्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा पानी गर्म, उतनी ही हीट ट्रांसपोर्ट, उतना ही माइल्ड क्लाइमेट, बेटर रेनफॉल होगा और मेराइन लाइफ भी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। The CO2 dissolved in the ocean is disturbed when the global temperature increases. What will happen to the marine life? इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि जो CO2 है वो कैसे मेराइन लाइफ को अफेक्ट करती है, और इस तरह से कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आंसर भी इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, अब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इसका मतलब क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा मतलब एटमॉस्फेयर गर्म होगा, तो ओशियंस को भी धीरे धीरे क्या होगा, वो भी गर्म होने लग जाएगा। एज द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज ओशियन बिकम वार्मर। अब हाउ इट अफेक्ट्स द मेराइन लाइफ। हर मेराइन ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सर्वाइव करता है। जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उनके नॉर्मल लिविंग कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत से फिश और सी एनिमल्स स्ट्रेस फील करते हैं और उनके लिए सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होगा,
टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना। तो इसलिए मेराइन लाइफ पर प्रेशर बढ़ने लगता है और सर्वाइवल उनका डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वार्म वाटर होल्ड लेस डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब गर्म पानी की एक और प्रॉब्लम है, जितना ज़्यादा गर्म पानी वो उतनी ही कम कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होगी। तो जो गर्म पानी होता है वो कोल्ड वाटर की कंपैरिजन में कम कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व करता है। वार्म वाटर कैन होल्ड लेस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगा, कार्बन बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब कार्बन बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, ओशियन के बहुत से नेचुरल प्रोसेस भी डिस्टर्ब होंगे। इसका असर छोटे प्लैंकटन से लेकर बड़ी फिश तक होता है। इसलिए पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, ओशियन का, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सी वाटर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाएगी, मोर CO2 मेक सी वाटर एसिडिक, तो क्या होगा, सी वाटर एसिडिक होने लग जाएगा। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सी वाटर एसिडिक बनने लगता है। इस प्रोसेस को ओशियन एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ही सी वाटर एसिडिक हो जाएगा। अब अगर ज़्यादा सी एसिडिक होगा तो क्या होगा, एसिडिक वाटर डैमेज कोरल रीफ्स, शेलफिश और उन ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करता है जो कैल्शियम से अपने सेल्स और स्केलेटन बनाते हैं। धीरे धीरे उनके सेल्स क्या होने लग जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जितना ज़्यादा एसिडिक वाटर होगा। तो शेल एंड स्केलेटन बिकम वीक एंड डिजोल्व, और वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो कोरल्स टूटने लगते हैं और शेल्स भी कमज़ोर होने लगती हैं। इससे मेराइन जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों ही अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है डैमेज टू हैबिटेट एंड फूड चेन। जब कोरल रीफ डैमेज होते हैं और ओशियन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो बहुत से मेराइन एनिमल्स अपना हैबिटेट और फूड सोर्स भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अब फूड चेन टूटेगी ऑब्वियसली, तो क्या होगा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म कम होंगे, तो उन पर डिपेंड करने वाले बड़े ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मेराइन बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम कंक्लूजन पे क्या समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ओशियन को गर्म करती है। गर्म ओशियन कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्टर्ब करते हैं और सी वाटर को एसिडिक बना देते हैं। तो जितना ज़्यादा वाटर एसिडिक होगा उससे जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ क्या होगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी सर्वाइव करना उनके लिए। फूड चेन डिस्टर्ब होगी और मेराइन बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग मेराइन लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। समअप क्या है इसका, कि ग्लोबल वार्मिंग ओशियंस को गर्म करती है। अब गर्म ओशियन कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं और सी वाटर को एसिडिक बना देते हैं, जिससे क्या होगा, कोरल रीफ्स डैमेज होंगी, फूड चेन डिस्टर्ब होगा और जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे जो मेराइन लाइफ है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके लिए सर्वाइव कर पाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ इफ द बायोकेमिकल साइकिल्स वर डिस्टर्बेड एंड स्टॉप्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग अ फ्यू एग्जांपल। इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि जो जियोकेमिकल साइकिल है अगर वो रुक जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा प्लांट पर, एनिमल पर। सो इफ द बायोकेमिकल साइकिल वर डिस्टर्ब्ड और स्टॉप्ड, लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी सर्वाइव। तो अर्थ पर लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 4 साइकिल हैं, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। अब सबसे पहले हम वाटर साइकिल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला साइकिल है वाटर साइकिल। ये साइकिल इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल के थ्रू अर्थ पर पानी के बैलेंस को मेंटेन करता है। अब अगर ये रुक जाए तो क्या होगा, अगर वाटर साइकिल रुक जाएगी तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल भी बंद हो जाएगी। नो इवेपोरेशन, नो कंडेंसेशन एंड नो रेनफॉल इफ द वाटर साइकिल इज स्टॉप्ड।
इसका प्लांट पर क्या इफेक्ट होगा, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो ड्राई होने लग जाएंगे, और अगर वो ड्राई होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो एनिमल्स को पानी भी नहीं मिलेगा, वो डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाएंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, सोचिए अगर बारिश ही ना हो तो क्या होगा, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड धीरे धीरे वो सब भी सूख जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। अब बात करते हैं कार्बन साइकिल की। ये एटमॉस्फेयर में प्लांट्स, एनिमल्स और सॉइल के बीच कार्बन के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। तो अगर कार्बन साइकिल ही रुक जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाइकलिंग प्रोसेस भी बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स विल नॉट गेट इनफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं बना पाएंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं वो होगी, तो फूड प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब नो CO2 मीन्स नो फोटोसिंथेसिस, और जब प्लांट्स ही फूड नहीं बना पाएंगे तो एनिमल्स को भी फूड नहीं मिलेगा और वो भी भूखे मर जाएंगे। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन करता है। अगर ये रुक गया तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन साइकिल रुक जाएगी तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग भी नहीं होगी, इसलिए एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग या फिर प्लांट्स भी अपनी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं, जिससे उनकी लाइफ भी नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर पाएगी। एनिमल्स और ह्यूमंस को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी और लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नो ऑक्सीजन मीन्स नो रेस्पिरेशन, और बिना रेस्पिरेशन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लास्ट साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स तक पहुंचाता है। अब अगर ये ही रुक जाए तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगी, प्लांट्स वीक होंगे, तो एनिमल्स को भी प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल भी अफेक्ट होगा। तो नो यूजेबल नाइट्रोजन मीन्स पुअर प्लांट ग्रोथ, और वीक प्लांट्स का मतलब है वीक एनिमल्स। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन निकला कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल सभी अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में से कोई भी साइकिल रुक जाए तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और फूड चेन टूट जाएगी, और धीरे धीरे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बायोकेमिकल साइकिल्स नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। हाउ वुड यू डू एज एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर में क्यों इंक्रीज हो रही है और आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो। सो बाय ह्यूमन एक्टिविटी, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे इंक्रीज हो रहा है पहले वो डिस्कस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी में बर्निंग फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड लैंडफिल्स, ओवर कंजप्शन एंड हाई एनर्जी यूज़। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। सबसे पहला रीज़न है बर्निंग फॉसिल फ्यूल। हम कोल, पेट्रोल और डीजल को व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स में जलाते हैं। जब ये फ्यूल जलते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। CO2 एक ग्रीन हाउस का मेन फैक्टर है, मेन गैस है जो हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है। अब हम कर क्या सकते हैं, हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। व्हाट कैन आई डू, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़, प्लांट को प्रोटेक्ट करूँगी। ट्रीज़ फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है
डिफोरेस्टेशन। दूसरा रीज़न है डिफोरेस्टेशन मीन्स टू कट द ट्रीज़। ये कैसे ग्रीन हाउस गैस को इंक्रीज़ करते हैं? जब ट्रीज़ कम होंगे तो ऑब्वियसली CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स भी कम हो जाएंगे, इसलिए एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा भी इंक्रीज़ होगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं छोटी दूरी के लिए वॉकिंग, साइकिलिंग, जब मुझे मान लो 5-10 मिनट के रास्ते पे जाना है तो मैं गाड़ी का यूज़ ना करके मैं या तो वॉक करके या फिर साइकिल करके या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके फ्यूल को कम कर सकते हैं। अब जब फ्यूल कम यूज़ होगा तो CO2 का एमिशन अपने आप ही कम हो जाएगा। आगे है इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। तीसरा रीज़न है इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर। ये कैसे इंक्रीज़ करते हैं ग्रीन हाउस गैस को? फैक्ट्रीज CO2 रिलीज़ करती हैं, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर्स की वजह से मीथेन गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं। ये भी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस हैं। अब व्हाट कैन आई डू? मैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करूँगी। जब लाइट्स, फैन और अप्लायंसेज यूज़ में ना हो तो उन्हें स्विच ऑफ कर दें। कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने से पावर प्लांट्स में कम फ्यूल जलता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट एंड लैंडफिल्स। छोटा रीज़न है वेस्ट और लैंडफिल्स। अब ये कैसे इंक्रीज़ करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को? लैंडफिल्स में पड़ा हुआ वेस्ट सड़ता है और मीथेन गैस रिलीज होती है उससे। वेस्ट को जलाने से भी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। व्हाट कैन आई डू? अब मैं क्या करूँगी? मैं रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करूँगी। ये क्लीन एनर्जी है और इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत कम रिलीज़ होती हैं। नेक्स्ट है ओवर कंजप्शन एंड हाई एनर्जी यूज़। हाउ इट इंक्रीजेज द ग्रीन हाउस गैस? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो उन्हें बनाने और चलाने के लिए भी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल लगते हैं। इससे ग्रीन हाउस एमिशन और बढ़ जाता है। नाउ व्हाट विल आई डू? I will use the main 3R principle, that is reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. इससे वेस्ट भी कम होगा और नेचुरल रिसोर्सेज भी बचेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, वेस्ट और ओवर कंजप्शन ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बनती हैं। लेकिन अगर हर पर्सन पेड़ लगाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे, इलेक्ट्रिसिटी बचाए, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाए और 3R प्रिंसिपल को फॉलो करे तो हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी अर्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए ईजी मेमोरी ट्रिक क्या है? अब हमारे पास मेन 5 कॉजेज़ हैं: फ्यूल, ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वेस्ट और ओवर यूज़। अब इन पांचों के 5 ही सोल्यूशन है। क्या क्या सोल्यूशन है वो? कि हम प्लांट ग्रो करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, सोलर एनर्जी का यूज़ करें एंड मेन वी विल फॉलो द 3R रूल: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो आज हमने चैप्टर 13 के सारे पोज एंड पोंडर क्वेश्चंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को सिर्फ याद ही नहीं बल्कि अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। एक छोटा सा रिवीजन याद रखिए, अर्थ पर लाइफ तभी पॉसिबल है जब एनर्जी, मैटर और नेचर के साइकिल्स बैलेंस में होते हैं। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है या किसी और चैप्टर के इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द ब्रेन स्पार्क चैनल।